और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मीना। जैसा कि आपको पता है, हम बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में स्टडी कर रहे थे और ऑलरेडी मैं 5 क्लासेस बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में जो महत्वपूर्ण थ्योरीज है उनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो उसी आज सिर्फ 2 दिन और बुद्धि के थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। आज कुछ सिद्धांत हैं, आज 2 थ्योरी और बची हुई है और कल 2 थ्योरी। इस प्रकार बुद्धि के सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में एक भी थ्योरी नहीं बचेगी। मैंने आपको काफी डिटेल्ड में पूरे जो इंटेलिजेंस की जितनी भी थ्योरीज थी काफी डिटेल्ड के साथ आपको पढ़ाया है। 2 दिन आपको और पढ़ना है बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे अपन बुद्धि के टेस्ट। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। तो आज बुद्धि का जो सिद्धांत है उसका नाम है सैंपलिंग थ्योरी। सैंपलिंग थ्योरी, बस आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखता। ये बुद्धि के सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉमसन के द्वारा बुद्धि के इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। बुद्धि के इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो थॉमसन के द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी इस सिद्धांत के बारे में अपन आज पता करते हैं। हम इसमें बुद्धि के क्या कहा गया है। तो देखो बेटा, जैसा इसमें लिखा हुआ है, सैंपल थ्योरी, सैंपलिंग मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी, सैंपलिंग मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको बस यही याद रखना है कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो बाकी ये थ्योरी इतनी महत्वपूर्ण है नहीं। तो सैंपलिंग मॉडल ऑफ इंटेलिजेंसी, इसका प्रतिपादन किया था गॉडफ्रे हैरोल्ड थॉमसन के द्वारा। इसने प्रस्तावित किया था, तो बस आपको थॉमसन याद रखना है। थॉमसन ने बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सैंपलिंग का मतलब क्या होता है? हर मानसिक कार्य की, भाई जितने भी मेंटल एक्टिविटीज होती है, जितने भी मन के द्वारा, जो मस्तिष्क के द्वारा या संज्ञान के द्वारा जितने भी काम किए जाते हैं, जैसे कि गणित को हल करना या फिर कविता लिखना, चित्र बनाना, ये सब कैसी क्रिया है बेटा? ये आपके मस्तिष्क के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। के लिए विभिन्न मानसिक क्षमताओं, इनको करने के लिए, गणित करने के लिए या कविता लिखने के लिए आपको विभिन्न टाइप की मानसिक क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे गणित को करने के लिए आपको लॉजिक की आवश्यकता रहेगी, ठीक। इसके अलावा लॉजिक के साथ आपको मेमोरी की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद ये बुद्धि की अलग अलग क्षमताएं हैं ना। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को करने के लिए आपको अलग अलग क्षमताओं की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी मानसिक कार्य या संज्ञानात्मक काम, संज्ञानात्मक कार्य जैसे गणित को हल करना है, तो गणित को हल करने के लिए आपको अलग अलग मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता पड़ेगी। कौन कौन सी मानसिक क्षमताएं? जैसे कि लॉजिक लगाना, जैसे आप गणित को करते समय आपको लॉजिक की आवश्यकता होती है। या फिर मेमोरीज, आप बहुत सारे फॉर्मूलेस को रिकॉल करते हो तो मेमोरी की आवश्यकता होती है। तो लिखा हुआ है कि हर मानसिक काम को करने के लिए कुछ मानसिक क्षमताओं को ही सैंपल लिया जाता है। हर मानसिक जो क्षमता है उसी को कहा जाता है सैंपल। जैसे गणित को करने के लिए आपको तर्क की आवश्यकता रहेगी, स्मृति की आवश्यकता रहेगी, ध्यान या अटेंशन की आवश्यकता रहेगी। तो ये अलग अलग सैंपल है। ओवरऑल इन्होंने कहा कि आप कोई सी भी मेंटल एक्टिविटीज कर रहे हो, उसके करने के लिए आपको कई प्रकार की एबिलिटीज की आवश्यकता है और उसी चीज को सैंपल कहा जाता है। जैसे कविता लिखने के लिए, तो कविता लिखना एक मानसिक काम है। कविता को राइट करने के लिए एक मानसिक कार्य है और कविता लिखने के लिए आपको कल्पना या इमेजिनेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इमेजिनेशन एक मेंटल एबिलिटीज है या फिर जिसको सैंपल कहा जाता है। या भाषा कौशल या स्मृति की आवश्यकता के सैंपल लिए जाते हैं। यही आपका कौन सी थ्योरी है बेटा? सैंपलिंग थ्योरी। चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं सैंपल थ्योरी के बारे में। सैंपल थ्योरी आखिर कहती क्या है? सैंपल थ्योरी बता देता हूं। सैंपल थ्योरी, सैंपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सैंपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सैंपल को बेटा, सैंपल को प्रतिदर्श भी कहा जाता है। प्रतिदर्श, इसका मतलब क्या होता है? सैंपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जिसका प्रतिपादन किसने किया? थॉमसन के द्वारा किया गया था। सैंपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सैंपल का मतलब होता क्या है कि आप कोई भी मेंटल एक्टिविटी करते हो या कोई भी मानसिक क्रिया करते हो, आप किसी भी प्रकार के मेंटल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो या कोई भी आप मानसिक प्रतिक्रिया करते हो, उस मानसिक क्रिया को करने के लिए आपको कई प्रकार की एबिलिटीज की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गणित करना, एक मानसिक क्रिया है जिसमें लिखा है मैंने गणित को हल करना। एक मानसिक प्रक्रिया दी गई है। कौन सी मानसिक क्रिया की बात चल रही? गणित को हल करना। अब गणित को हल करने के लिए या गणित को सोल्व करने के लिए आपको अलग अलग क्षमताओं की आवश्यकता होगी। जैसे गणित को हल करने के लिए आपको लॉजिक की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा आपको कुछ फॉर्मूलेस को रिकॉल करने के लिए आपको मेमोरी की आवश्यकता रहेगी। आप बिना अटेंशन के इसको नहीं कर पाओगे, गणित को नहीं कर पाओगे। तो मेंटल एक्टिविटी या मानसिक क्रियाकलाप क्या हो गया? गणित को हल करना। और गणित को हल करने के लिए आपको कुछ एबिलिटीज या योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी और इसी चीज को कहा जाता है सैंपल।
तो इन्हें क्या कहा जाएगा भाई, इन्हें कहा जाएगा, ये जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल योग्यता है, इन एबिलिटीज को क्या कहा जाता है, तो इन्हीं एबिलिटीज को कहा जाता है सैंपल, और इसी थ्योरी का नाम पड़ जाता है सैंपलिंग थ्योरी। आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गई होगी, ये इसको ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं पढ़ना, बस आपको नाम याद रखना है, ये आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। ठीक बेटा, अगले थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो काफी ज्यादा, तो बेटा चलो पढ़ते हैं। अगला जो बुद्धि का सिद्धांत है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी है, जिसका नाम है त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। नोट डाउन करते चलना साथ में, त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत है बेटा, इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत, या कहें तो ट्री आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। याद रखना बेटा, ये बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत नहीं है, ये बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत है, इसको बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत कहा जाता है, या ट्री आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, त्रिचापीय बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो सिद्धांत है बुद्धि का, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक है उनका नाम है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इस बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो इस बुद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण नाम है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को प्रतिपादित किया था। आपको याद हो तो मैंने सेकंड क्लास में बताया था कि सारे बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला भाग था अपना कौन सा, साइकोमेट्रिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, या बुद्धि के मनोगतिक सिद्धांत। बुद्धि के मनोगतिक सिद्धांत क्या कहते थे, बुद्धि के मनोगतिक सिद्धांतों का मानना था कि बुद्धि एक क्षमताओं या एबिलिटीज का समूह है या समुच्चय है। जबकि एक दूसरा जो पढ़ा था उसका नाम था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच वाली थ्योरी बुद्धि को किस रूप में देखती है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच वाली जो थ्योरीज है वो बुद्धि को एक सूचना प्रक्रिया, मतलब एक मानसिक प्रक्रिया के तौर पर देखती है। किसके तौर पर देखती है बेटा, एक मानसिक या संज्ञानात्मक प्रक्रिया के तौर पर देखती है। तो अभी तक जितने भी सिद्धांत पढ़े थे वो सारी थ्योरी किससे रिलेटेड थी, तो वो बुद्धि को एक समुच्चय के रूप में या एक ग्रुप के रूप में या समूह के रूप में, एबिलिटीज या क्षमताओं के समूह के रूप में देखती थी। बट ये जो थ्योरी है वो बुद्धि को समय के रूप में ना देखकर बुद्धि को एक मानसिक क्रिया या मेंटल एक्टिविटीज के तौर पर देखती है। आपके मस्तिष्क में जो प्रतिक्रियाएं चलती है उसके रूप में इसको वर्णित करती है। तो बुद्धि का ये जो सिद्धांत है ये सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत है। काफी महत्वपूर्ण लाइन है बेटा, याद कर लेना, ये बुद्धि का सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत है। बुद्धि के सूचना प्रसंस्करण का सिद्धांत इसको कहा जाएगा। आप जब सेकंड क्लास देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत क्या है। तो आपको ये ठीक से याद रखना है कि ट्रिआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है बेटा वो बुद्धि का सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत है। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का मतलब होता है कि बुद्धि किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कैसे काम करती है, कि वो कैसे वर्क करती है, किस प्रकार की मेंटल एक्टिविटीज आपके माइंड में होती है उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो उसी को कहा जाता है सूचना प्रोसीजर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो आपको याद रखना है बेटा, ये थ्योरी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रोसीजर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो जो त्रिचापीय सिद्धांत था वो सूचना प्रक्रमण प्रसंस्करण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो चलिए आगे बात करते हैं। इस सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत को जो स्टर्नबर्ग का सिद्धांत था इसे तीन भागों में बांटा गया था। त्रिचाप से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं तीन भागों की बात की गई होगी। तो बुद्धि के सिद्धांत को बेटा तीन भागों में बांटा गया था, जिसकी चर्चा अपन नेक्स्ट स्लाइड पर करेंगे। इसको तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। आप ये लिख लो एक बार, इसको नोट डाउन कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो आप कर सकते हो। ठीक बेटा, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब ये तीन चाप है कौन कौन से, बुद्धि के तीन भाग है कौन कौन से, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने बुद्धि को तीन भागों में बांटा, ध्यान से देखना बेटा। पहला जो भाग है उसे कहोगे आप विश्लेषणात्मक, दोनों लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट है। मैं विश्लेषणात्मक या कहें तो घटकीय बुद्धि, घटकीय बुद्धि, दोनों ही नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता या घटकीय बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहेंगे बेटा एनालिटिकल, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनालिटिकल
या घटकीयों को कहा जाता है कॉम्पोनेंशियल। क्या कहा जाएगा? कॉम्पोनेंशियल। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाएगा बेटा? घटकीय बुद्धि को एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तीनों भागों के बाद। ये पहला भाग हो जाता है। दूसरे भाग के बारे में मैं आपको बताता हूं बेटा। दूसरा भाग कौन सा है इसमें? जिसको कहा जाएगा सृजनात्मक बुद्धि। काफी महत्वपूर्ण बुद्धि का ये सिद्धांत है, सृजनात्मक बुद्धि, या इसका एक नाम और हो जाता है बेटा अनुभवजन्य बुद्धि। याद रखना, दोनों ही महत्वपूर्ण है, अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता। अब सृजनात्मक बुद्धिमत्ता को क्या कहा जाता है? सृजनात्मकता का मतलब होता है बेटा आपका क्या? सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। सृजनात्मकता को कहा जाता है क्रिएटिव, और अनुभवजन्य को कहा जाता है एक्सपीरियंशियल। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। क्या नाम है बेटा इसका? एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। याद रखना, दोनों ही नाम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको सृजनात्मक बुद्धिमत्ता या अनुभवजन्य कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे अनुभवजन्य को मैंने लिखा एक्सपीरियंशियल। ऑप्शंस में आपके पास आता है एक्सपेरिमेंटल, मेंटल नहीं होके यहाँ लाए एक्सपीरियंशियल या अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता। तो ये बुद्धि के दो भाग हो गए। इसके अलावा इन्होंने जो बुद्धि का तीसरा भाग बताया था बेटा, वो आपका रहेगा कौन सा? उसको आप बोलोगे व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, या कहें तो उसको संदर्भिक बुद्धि। संदर्भिक बुद्धिमत्ता उसको कहा जाता है। व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि को क्या बोलोगे बेटा? प्रैक्टिकल। और संदर्भिक को कहेगो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। का मैंने आपको नाम बता दिया है। अब इनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान। ये तो इंफॉर्मेशन दे दी कि त्रिचापीय बुद्धि के सिद्धांत को तीन भागों में बेसिकली बांटा जाता है, एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी, क्रिएटिव या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी। ये आपको नाम याद रखना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसे शॉर्ट ट्रिक के नाम से भी याद रख सकते हो, पीसीए। पीसीए से पी से बात करें तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी, से बात करें तो आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंसी, और अगर ए से देखा जाए तो बेटा आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंसी। इस प्रकार आपको एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें मैं आपको एक एक बुद्धिमत्ता के बारे में ठीक से पढ़ाऊंगा। पहले मैंने लिखा था एनालिटिकल। या इसका एक नाम और क्या है बेटा? एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाएगा इसको? एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। याद रखना बेटा, इसको एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर आप किसी समस्या का समाधान, अगर आप किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए, अगर आप किसी समस्या का समाधान उसको, अगर आप किसी समस्या का समाधान, देखो पहले समझो, मैं आपको बता देता हूं एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। कि जब आप किसी समस्या को, आपके जीवन में कोई समस्या आई या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसको सोल्व करने के लिए अगर आप उस समस्या को विश्लेषण कर रहे हो, जो भी समस्या है, अगर आप किसी समस्या का समाधान विश्लेषण करके कर रहे हो, विश्लेषण का मतलब होता है उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, या आप कोई तर्क लगाते हो, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में कोई तर्क लगाते हो। अगर आप किसी समस्या का समाधान किस तरीके से करते हो बेटा, कि आप किसी समस्या का समाधान सूचनाओं का विश्लेषण करके, आपके सामने जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको विश्लेषित करके या तर्क लगा के आप किसी समस्या का समाधान करते हो, तो उसी को कहा जाता है बेटा कौन सी इंटेलिजेंसी? उसको कहा जाता है आपका उसको कहा जाता है एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर आप किसी समस्या का समाधान आलोचनात्मक चिंतन से करते हो, आप क्रिटिकल थिंकिंग के माध्यम से उस समस्या को समाधान करते हो, जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके जीवन से जुड़ी हुई हो, आपकी लाइफ से जुड़ी हो, आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हो, तो उसी को कहा जाता है बेटा एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी। जब आप किसी समस्या का समाधान विश्लेषण करके, तर्क करके या आलोचनात्मक चिंतन के माध्यम से किसी समस्या को सोल्व करते हो, उसी को कहा जाता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्या कहा जाएगा उसको? एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी। कॉम्पोनेंट का मतलब ही होता है तत्व, मतलब छोटे छोटे भागों में उस प्रॉब्लम को पहले तोड़ दो, उसके बाद उस समस्या को सोल्व करो, उसको कहा जाएगा एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी। अब ये जो बुद्धिमत्ता है, बेसिकली ये जो बुद्धिमत्ता स्टूडेंट के पास में पाई जाती है, क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वो अपने गणित में आने वाले प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर उसको सोल्व करता है। तो इसका रिलेशन किससे बेटा? इसका रिलेशन आपके एकेडमिक्स से है।
इसका रिलेशन आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस से है। एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपके विद्यालय जीवन से, आपके शैक्षिक प्रदर्शन से इसका रिलेशनशिप होता है। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। इसका रिलेशन बेटा किससे? तो इसका रिलेशन है एकेडमिक्स से। इस प्रकार के बुद्धिमत्ता रखने वाले व्यक्तियों को बेटा क्या कहा जाता है? इस प्रकार की बुद्धिमत्ता रखने वाले व्यक्तियों को बुक्स स्मार्ट भी कहा जाता है। याद रखना, इस प्रकार की बुद्धिमत्ता रखने वाले व्यक्तियों को बुक्स स्मार्ट भी कहा जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। देखो मैंने आपको क्या बताया, एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक या घटकीय बुद्धि होती क्या है कि जब आप किसी भी समस्या का समाधान विश्लेषण करके, तर्क करके या आलोचनात्मक ढंग से करते हो तो उसी को कहा जाता है एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंसी। इसमें आप किसी भी प्रॉब्लम को छोटे छोटे भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसके बाद उस समस्या को समाधान करते हो। जैसे, और इसका रिलेशनशिप बेटा आपके किससे होता है? इसका रिलेशनशिप होता है आपके शैक्षिक प्रदर्शन से, या आपका जो एकेडमिक्स में स्कोर आता है, आप विद्यालय जीवन से इसका संबंध होता है। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता रखने वाले व्यक्तियों को बुक्स स्मार्ट भी कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये ठीक ढंग से समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली बुद्धिमत्ता की ओर। तो जो दूसरी बुद्धिमत्ता मैंने आपको लिखाई उसका नाम था बेटा क्रिएटिव। क्रिएटिव या फिर कहें तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस या एक्सपीरियंशियल। एक्सपीरियंशियल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पे एक्सपीरियंशियल लिखा हो मैंने, एक वर्ड आता है ऑप्शंस में एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, याद रखना ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये क्या है बेटा? अनुभव जन्य बुद्धि है, और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रायोगिक बुद्धिमत्ता। याद रखना है, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी को आप एक्सपीरियंशियल बुद्धि या अनुभव जन्य बुद्धि भी कहोगे। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी समस्या का समाधान, जब आप किसी समस्या का समाधान, इसमें जो प्रॉब्लम रहेगी वो नई समस्या रहेगी। अगर आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अगर आप आपके पूर्व ज्ञान का उपयोग करके, अगर आपने आपके पूर्व ज्ञान का उपयोग करके किसी नई समस्या को समाधान किया है, अगर आपके जीवन में कोई नई प्रॉब्लम आई, कोई नोवल समस्या आई, और अगर आपने उसको सोल्व किया है किस तरीके से? पूर्व ज्ञान का उपयोग करके। अगर आप अपने जीवन में आने वाली समस्या को पूर्व ज्ञान का उपयोग करके सोल्व करते हो, उसी को कहा जाता है बेटा क्रिएटिव बुद्धिमत्ता या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्रिएटिव बुद्धिमत्ता में क्या होता है? जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हो, कोई नई वस्तु क्रिएट करते हो, किसी चीज का आप निर्माण करते हो, कोई नई वस्तु का अगर आपने निर्माण किया, कोई नई थ्योरी को निर्माण किया, तो उसका मतलब आपके अंतर्गत कौन सी इंटेलिजेंसी है? आपके अंतर्गत बेटा, आपके अंतर्गत क्रिएटिव बुद्धिमत्ता। या आपने किसी चीज की डिस्कवरी कर दी, कोई चीज की आपने खोज कर दी, तो कौन सी बुद्धिमत्ता आएगी बेटा आपके पास में? तो आपके पास में रहेगी क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। इसका रिलेशनशिप कल्पना से, इमेजिनेशन। अगर आप इमेजिन करके कुछ थ्योरी डेवलप्ड करते हो, उसी को कहा जाता है बेटा क्या? आपका क्रिएटिव बुद्धिमत्ता। ओवरऑल मैंने आपको यह समझाया कि किसी भी नोवल प्रॉब्लम को, इसमें जो समस्या रहती है वो एक नई समस्या रहती है, पुरानी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नोवल प्रॉब्लम। अगर कोई नई समस्या का समाधान, कोई नई जैसे आपने कोई थ्योरी की स्थापना कर दी, कोई एक सूत्र सिद्ध कर दिया, तो एक नोवल प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी नई समस्या का समाधान पूर्व ज्ञान का उपयोग करके उसको हल करते हो, उसी को कहा जाता है क्रिएटिव बुद्धिमत्ता या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी, अनुभवजन्य। कि पुराने अनुभवों का यूज करके, पुराने एक्सपीरियंसेस का यूज करके आपने किसी नई थ्योरी को प्रूव्ड कर दिया या नई थ्योरी का समाधान कर दिया, उसी को कहा जाता है बेटा क्रिएटिव इंटेलिजेंसी या फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी। इसमें इस प्रकार के शब्द मिल जाएंगे, किसी चीज का निर्माण करना, डिस्कवरी या खोज करना, इमेजिन करना, इन्वेंट करना। इवेंट का मतलब आविष्कार करना। इस प्रकार के वर्ड आपको मिलेंगे, तो उसका संबंध रहेगा आपका क्रिएटिव इंटेलिजेंसी से या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी से। जब भी कोई बच्चा किसी काम को नए ढंग से करता है, नई प्रॉब्लम को सोल्व करता है, उसी को कहा जाता है क्रिएटिव इंटेलिजेंसी या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंसी। चलो बढ़ते हैं आगे। तीसरे नंबर की जो बुद्धिमत्ता है, थर्ड नंबर की जो इंटेलिजेंसी है बेटा, उसका नाम रहेगा आपका, को बोलोगे आप व्यवहारिक। व्यवहारिक को कहा जाता है प्रैक्टिकल। आपको नाम याद रखना है दोनों, व्यवहारिक या संदर्भिक। संदर्भिक बुद्धिमत्ता, संदर्भिक को कहा जाएगा कॉन्टेक्चुअल। कॉन्टेक्स्ट मतलब कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल या संदर्भिक बुद्धिमत्ता का मतलब होता क्या है? देखिए, अगर आपकी लाइफ में जो आपके आसपास के, आपके जो डेली जीवन में जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या रहती है, कौन सी प्रॉब्लम बेटा? जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या रहती है, दैनिक जीवन से रिलेटेड या डेली लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है,
उन प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आप व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भिक बुद्धि का उपयोग करते हो। आपकी डेली लाइफ की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है ना, उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, आपकी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्या को सोल्व करने के लिए आप जिस बुद्धि का उपयोग करते हो उसे कहा जाएगा प्रैक्टिकल बुद्धिमत्ता या कॉन्टेक्चुअल। इसका आपने देखा होगा, अपनी सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कुछ जुगाड़ तुगाड़ करके किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। जिनके पास कम संसाधन रहे तब भी उस प्रॉब्लम को वो क्या कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कम संसाधन हो तब भी उस समस्या को समाधान कर लेते हैं, वो कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर लेते हैं। सोसाइटी में इस प्रकार के इंसान जरूर रहेंगे। आपके घर में भी कोई कोई इंसान रहता है जो कि जुगाड़ तुगाड़ करके किसी प्रॉब्लम को क्या कर लेता है बेटा, के पास कौन सी बुद्धिमत्ता रहती है, तो उस व्यक्ति के पास रहता है बेटा आपकी कौन सी बुद्धिमत्ता के पास रहेगी, प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। ये क्या करेंगे, जितने भी संसाधन इनके पास में हैं उन्हें ठीक ढंग से अप्लाई करेंगे। जितने भी इनके पास रिसोर्स रहेंगे उनको ठीक ढंग से अप्लाई करेंगे, ढंग से यूज करेंगे, और जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति की लाइफ में या उससे रिलेटेड व्यक्तियों के पास में या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। इसी चीज को कहा जाता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। या आपने सुना होगा कई व्यक्तियों में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काफी अच्छी रहती है। वो क्या करते हैं कि अपनी जो दैनिक जीवन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है उसको आराम से सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि उन्हें सारी चीजें ही चाहिए तभी वो समस्या का हल करेंगे, आस पीस में जुगाड़ लगाएंगे और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओवरऑल इनको जुगाड़ू इंसान भी कहते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास में कौन सी इंटेलिजेंसी पाई जाएगी बेटा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी पाई जाती है। प्रैक्टिकल का मतलब होता है व्यवहारिक, जो डेली जीवन में आप जिन प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हो उसी को कहा जाता है बेटा व्यवहारिक बुद्धिमत्ता या संदर्भिक बुद्धिमत्ता। डेली जीवन में आप प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, अगर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हो जो आपके डेली जीवन से कनेक्टेड है और अपने पास जितने रिसोर्सेस है, जितने संसाधन हैं उनका उपयोग करके अगर आप समस्या को समझ करते हो उसी को कहा जाता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर्सन या व्यवहारिक बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति। अब ये क्या आपने डेली जीवन से रिलेटेड या डेली जीवन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में कहा, इसलिए इसका एक नाम और भी है, उसको कहा जाएगा बेटा आपका क्या, ये इस बुद्धिमत्ता को स्ट्रीट स्मार्ट, इसका मतलब होता है बेटा गली, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाएगा। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब गलियों की प्रॉब्लम सोल्व कर देता है, घरेलू प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देता है। ये इस बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति को स्ट्रीट स्मार्ट भी कहा जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये थ्योरी बेहतर ढंग से समझ आ रही होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। ये थ्योरी के तीन जो त्रिचापीय थे, तीन भाग थे, वो मैंने आपको ठीक से बता दिए। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था एनालिटिकल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल या जिसको कहा जाता है कॉम्पोनेंशियल। पोनेंशियल जो इंटेलिजेंसी है ना बेटा, उसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। आपको ठीक से याद रखना है, इसके भी तीन भाग हैं बेटा, आपको याद रखना है। भाग में पहला भाग कौन सा रहेगा, पहला भाग रहेगा आपका मेटा कॉम्पोनेंट, मेटा कॉम्पोनेंट या जिसको कहा जाएगा पराघटक। दूसरा जो रहेगा उसे कहोगे परफॉर्मेंस कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट को। तीसरा घटक रहेगा उसे बोलोगे बेटा नॉलेज एक्विजिशन, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। समझो ध्यान से, एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस थी बेटा वो तीन भागों में बांटा गया। पहला जो भाग था उसका नाम था मेटा कंपोनेंट, दूसरा भाग परफॉर्मेंस कंपोनेंट और तीसरा भाग है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। परफॉर्मेंस कंपोनेंट को आप क्या कह सकते हो, इसका आप कह सकते हो प्रदर्शन घटक, प्रदर्शन या निष्पादन, प्रदर्शन घटक हो गए आप इसको। नॉलेज एक्विजिशन को क्या कहोगे, ज्ञान अर्जन घटक का हिंदी, ज्ञान अर्जन। समझना बेटा ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको संज्ञानात्मक क्रियाएं बताई थी। संज्ञान का मतलब तो आप सभी जानते हो, संज्ञान का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटीज। संज्ञान का मतलब होगा मेंटल एक्टिविटीज, वो एक्टिविटी जो आप अपने ब्रेन के माध्यम से करते हो, मस्तिष्क के माध्यम से करते हो, उन्हीं को कहा जाता है संज्ञानात्मक क्रियाएं। वो क्रियाएं जो आप अपने मस्तिष्क से माध्यम से करते हो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है बेटा आपकी संज्ञानात्मक क्रियाएं। अब संज्ञानात्मक क्रिया और मेटा कंपोनेंट का मतलब क्या होगा, या इसका एक नाम और मेटा कोग्नेटिव, याद रखना परासंज्ञान, मेटा कोग्नेटिव भी इसका नाम है। देखो मेटा कोग्नेटिव है ना, वो कोग्नेशंस की या संज्ञान से ऊपर की क्रिया है। संज्ञान के अंतर्गत आता है चिंतन करना, कल्पना करना, इमेजिनेशंस करना।
अगर इनको कहा जाता है संज्ञानात्मक क्रिया। अगर आप अपनी संज्ञानात्मक क्रिया को भी ऑब्जर्व करते हो, अगर दिमाग की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की भी क्रियाओं को कहा जाता है पराघटक या मेटाकॉग्निटिव एक्शंस। में क्या आता है, आपके संज्ञान की जितनी भी क्रियाएं हैं ना, आपके दिमाग से की जाने वाली जो प्रतिक्रिया, जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज है ना, अगर आप आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज या संज्ञानात्मक क्रियाओं को, अगर आप अपनी संज्ञानात्मक क्रियाओं को कंट्रोल्ड करते हो, अगर आप अपनी संज्ञानात्मक क्रियाओं को कंट्रोल्ड करना, उनको मॉनिटर करना और उनको मूल्यांकन करना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तीनों ही शब्द आपको याद रखना है। अगर आप अपनी संज्ञानात्मक क्रियाओं, संज्ञानात्मक क्रिया का मतलब होता है दिमाग से की जाने वाली क्रिया, अगर आप अपनी संज्ञानात्मक क्रियाओं को कंट्रोल्ड करते हो, उनको मॉनिटर करते हो और उनका एवेल्युएशंस करते हो, उनका मूल्यांकन करते हो, इसी चीज को कहा जाता है पराघटक। ये कॉग्निटिव क्रियाएं जो रहती है उनसे ऊपर लेवल की एक्टिविटीज होती है, उसी को कहा जाएगा मेटा कॉम्पोनेंट, मेटा कॉग्निटिव या पराघटक इसको कहा जाएगा। ओवरऑल आपको याद रखना है कि दिमाग से की जाने वाली क्रियाओं को कंट्रोल्ड करना, उनको मॉनिटर करना और उनका एवेल्युएशंस करना, ये तीन ही वर्ड आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक क्रियाओं को कंट्रोल्ड करना, उनको मॉनिटर करना और उनका एवेल्युएशंस करना ही क्या कहलाता है आपका, तो इसको कहा जाएगा आपका मेटा कॉम्पोनेंट या पराघटक। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे कौन सा कॉम्पोनेंट है आपका, अगला कॉम्पोनेंट जो रहेगा उसको कहोगे आप क्या, उसका नाम रहेगा आपका परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट। परफॉर्मेंस कॉम्पोनेंट का मतलब कुछ नहीं होता, जब आप किसी भी मेंटल एक्टिविटीज को निष्पादन करते हो, जब आप किसी भी मेंटल एक्टिविटीज का, जब आप किसी भी मानसिक क्रिया को वास्तव में निष्पादित करते हो, तो उसी चीज को कहा जाता है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट। जब भी आप किसी मेंटल एक्टिविटीज को वास्तव में निष्पादित करते हो, उसको परफॉर्म करते हो, उसका निष्पादन करते हो, उसी चीज को कहा जाता है आपका परफॉर्मेंस कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं जिसका नाम है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट या ज्ञान अर्जन घटक। इस घटक के माध्यम से आप क्या करते हो बेटा, कुछ ना किसी चीज हो या ज्ञान को क्या करते हो, अर्जित करते हो। आप नॉलेज को ग्रहण करते हो तो वो किस माध्यम से करोगे, ज्ञान अर्जन घटक के माध्यम से। आशा करता हूं कि आपको ये बेहतर ढंग से समझ आ गया होगा। ओवरऑल मैंने आपको बताया कि एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल जो घटक है उसको तीन भागों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहला जो भाग रहेगा वो मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट का मतलब है आपकी ब्रेन की जो एक्टिविटीज है, आपकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, उनको मॉनिटर करना और उनको एवेल्युएशन करना। तीन चीज मैंने आपको बताई। इसके बाद में परफॉर्मेंस कंपोनेंट का मेन काम क्या है, जो मेंटल एक्टिविटीज आप वास्तव में करते हो उसी को कहा जाएगा परफॉर्मेंस कंपोनेंट। नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट या ज्ञान अर्जन घटक का मतलब है कि जब आप ज्ञान अर्जित करते हो, कोई चीज सीखते हो, तो उसी को कहा जाता है ज्ञान अर्जन घटक या नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। आशा करता हूं कि आपको ये थ्योरी बेहतर ढंग से समझ आई होगी। अब ये कंप्लीट थ्योरी आपकी हो जाती है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लेना। ये त्रिआयामी ना होकर इसको कहोगे आप, त्रिआयामी नहीं होता, ये है त्रिचापीय। त्रिआयामी तो गिलफोर्ड की, त्रिचापीय। देखो, ट्रीआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने किया था और इनकी एक बुक भी है बेटा, वो बुक मैंने आपको नहीं बताई। इनकी बुक है जिसका नाम है बियॉन्ड आईक्यू। किताब का नाम है बियॉन्ड आईक्यू। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना कि बुक का नाम हो जाता है बेटा क्या, बियॉन्ड आईक्यू। दिस इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। मैंने आपको बताया कि ये सूचना प्रक्रमण का एक सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। इनकी एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा फेमस है। इनका स्टेटमेंट क्या है बेटा, देखना, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि कौन सी योग्यता है, बुद्धि जो है ना एक एबिलिटी, ऐसी योग्यता है जो आपको एडजस्टमेंट की पावर देगी कि आप अगर एडजस्टमेंट कर पा रहे हो तो आप बुद्धिमान व्यक्ति है। इन्होंने कहा कि बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति एडजस्ट करता है। क्या लिखा हुआ है, बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। आप भी जानते हो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति हर जगह खुद को एडजस्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सी नई सिचुएशन हो गया तो घबरा जाएगा या वहां पे बहुत सारी ये वहां पे कमियां दिखाएगा, यहाँ ये नहीं है, यहाँ पानी साफ नहीं आता, यहाँ एक लाख प्रॉब्लम से। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बातें करता है तो हो सकता है कि उसमें बुद्धि की कमी हो। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को एडजस्ट करेगा, समायोजित करेगा। इस प्रकार का कहना इस स्टेटमेंट में है कि बुद्धि वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है, अपने तथा अपने समाज और संस्कृति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पर्यावरण के कुछ पशुओं का चयन करता है। कुछ पशुओं का नहीं बेटा, कुछ पहलुओं का, कुछ पहलू
एस्पेक्ट का चयन करेगा, वही व्यक्ति क्या करेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए या सोसाइटी के भी कुछ हर व्यक्ति से कुछ वो होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है, उन एक्सपेक्टेशंस को कंप्लीट करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, पर्यावरण के कुछ पहलुओं में अगर चयन की पर्यावरण के कुछ पहलुओं को चयन करता है, मतलब पर्यावरण में से किसी एक लक्ष्य को उठाएगा तथा और उनमें बदलाव भी करता है और उन पहलुओं में चेंज भी करता है, परावर्तित भी करता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। आपको पढ़ लेना है, ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है देखो। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रमुख आयामों की बात करी है, 3 प्रमुख भागों की बात की थी। पहला भाग था आपका विश्लेषणात्मक बुद्धिमत्ता या घटकीय बुद्धि। अब इसको क्या कहते हैं, विश्लेषणात्मक को कहा जाता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, घटकीय बुद्धि को कहा जाता है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, इसमें समस्या का विश्लेषण करना। अगर आप इसमें किसी समस्या को सोल्व करने के लिए आप उसे क्या करते हो बेटा, आप उसको विश्लेषित करते हो, तुलना करना, तर्क लगाना, योजना बनाना और सही उत्तर को खोजना। ओवरऑल किसी भी समस्या को सोल्व करने के लिए अगर आप उस सूचनाओं को विश्लेषित करते हो, तुलना करते हो पुरानी सूचनाओं से, या तर्क लगाते हो, या फिर कोई प्लानिंग क्रिएट करते हो, तो बेटा इसी को कहा जाता है आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये आईक्यू टेस्ट या परीक्षा आदि में काम आती है। आपको मैंने बताया कि भाई ये एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में आपका जो परफॉर्मेंस रहता है या इसका संबंध किससे रहता है बेटा, अकेडमिक्स से रहता है। अकेडमिक्स में या शैक्षिक जो प्रदर्शन रहता है उससे इसका कनेक्शन रहता है। गणित का कठिन सवाल हल करना, तो गणित के कठिन सवाल को हल करने के लिए आप उसको विश्लेषित करोगे, तुलना करोगे पुराने क्वेश्चन से, आप तब दिमाग में लॉजिक लगाओगे, एक प्लान बनाओगे कि कैसे मुझे इस सवाल को सॉर्ट आउट करना है। और मैंने आपको बताया कि इस प्रकार के व्यक्ति को बुक्स स्मार्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुक्स स्मार्ट भी कहा जाता है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है क्योंकि ये किताबों में काफी बेहतर होते हैं और इसका रिलेशनशिप एकेडमिक इंटेलिजेंस से होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंटेलिजेंस, सृजनात्मक बुद्धि या अनुभवजन्य बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धिमत्ता, क्रिएटिव इंटेलिजेंस या कहे तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे एक्सपीरियंस लिखा है, एक्सपेरिमेंट नहीं है। इसमें नवीनता, नवीनता मतलब इसमें नई तथा कल्पनाशीलता की बुद्धि कहते हैं। इसमें इमेजिनेशन आएगा क्योंकि किसी भी नई प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको इमेजिन ही पड़ेगी, क्योंकि आप पुरानी थ्योरी पे थोड़ी ना ट्रस्ट करोगे, आपको नवीन करना पड़ेगा, कुछ इमेजिन्स करना पड़ेगा। तो इसका रिलेशन किससे होता है बेटा, कुछ क्रिएट करने से। ठीक, इसका संबंध होता है नोवेलिटी से। नोवेलिटी का मतलब होता है नया करना, इसका संबंध होता है ओरिजिनलिटी से, कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ओरिजिनल तरीके से हल करते हो या किसी नई समस्या का समाधान करते हो। किसके आधार पर, नई समस्या का अगर आप समाधान पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पर या पूर्व अनुभवों के आधार पर करते हो तो उसी को कहा जाता है आपका सृजनात्मक बुद्धिमत्ता या एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इसमें नई परिस्थितियों में ढलने, इसमें नई परिस्थितियों में उत्पन्न प्रॉब्लम को ढलने। मौलिक विचार, मौलिक विचार का मतलब होता है नए विचार लाने, कि मस्तिष्क में अगर आप नए विचार ला रहे हो इसका मतलब आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति हो। और उन चीजों को खोजने की क्षमता, खोजना मतलब डिस्कवर करने की क्षमता। तो डिस्कवरी वर्ड कहाँ से कनेक्टेड है, कुछ नया करने से संबंधित वर्ड आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था। कोई नया आविष्कार करना, अगर कुछ आप इन्वेंट कर रहे हो, कुछ आविष्कार कर रहे हो, तो आप कौन सी बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हो, आप हो क्रिएटिव बुद्धिमत्ता। कहानी लिखना, तो कहानी तो एक नई कहानी रहेगी ना, नई कहानी मतलब उसमें नोवेल्टी रहेगी, ये सब इसके अंतर्गत आ। जैसे साइंटिस्ट रहते हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इस बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, तभी तो वो किसी चीज का इन्वेंट करते हैं। इन्वेंट करने के लिए तो क्रिएटिव होना आपको बहुत जरूरी है, या फिर कहें तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता रहेगी। किसी भी चीज को खोज करना, इन्वेंट करने के लिए आपके पास क्रिएटिव इंटेलिजेंस होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले इसके प्रकार की ओर, जिसका नाम है व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भिक बुद्धि। इसको बोलोगे प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को आप स्ट्रीट स्मार्ट भी कहोगे, स्ट्रीट स्मार्ट। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ की जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम रहती है उनको सॉर्ट आउट कर लेता है, कम संसाधन में भी अपनी प्रॉब्लम को समाधान कर लेता है, उसी को कहा जाएगा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर्सन या फिर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। चलो देखते हैं, इसे स्ट्रीट स्मार्टनेस भी कहते हैं या अनुभवजन्य बुद्धि भी कहा। ये गलत लिखा है, अनुभवजन्य यहां से काटना बेटा, अनुभवजन्य बुद्धि इसको स्ट्रीट स्मार्ट या संदर्भिक बुद्धि कहा जाता है, संदर्भिक बुद्धि कहा जाता है। इसमें वास्तविक जीवन की समस्याओं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में है कि आपकी जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है ना, उनको हल करने में ये काम आएगी बेटा। आपके ऑफिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके घर की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके दैनिक जीवन की जो समस्या है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम है, उनको समाधान करने में आपके प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या कहें तो
कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंसी का यूज होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें वास्तविक जीवन मतलब रियल लाइफ की समस्याओं को सोल्व करने, दूसरों से तालमेल बिठाने और व्यवहारिक निर्णय लेने की समस्या शामिल है। कि आप जो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हो आपके लाइफ में, जो आपके आस पास की आपकी डेली जीवन की समस्याओं के समाधान में काम आती है, उसी को कहा जाता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। आपकी लाइफ में कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आपके ऑफिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो गई, आपके घर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो गई, उनका समाधान करने के लिए आप प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी का यूज करते हो। रोजमर्रा की समस्या को चतुराई के साथ समाधान करना, कि आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम को अगर आप सही ढंग से सोल्व कर पाते हो तो इसका मतलब आप प्रैक्टिकल हो। चलो बढ़ते हैं अगले, आगे क्या लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ एनालिटिकल इंटेलिजेंस, अभी बताया था एनालिटिकल या जिसको कॉम्पोनेंशियल या घटकीय बुद्धि कहते हैं, उसको 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा था? मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट का एक नाम और क्या हो सकता है बेटा? इसका एक नाम और होगा मेटा कोग्नेटिव, या फिर हिंदी में आप इसको बोलोगे पराघटक। हिंदी में क्या नाम है इसका? पराघटक, या कहो तो परासंज्ञान। संज्ञान से ऊपर की क्रिया है। संज्ञान का मतलब होता है, संज्ञान पहले संज्ञान समझो। संज्ञान का मतलब होता है दिमाग से की जाने वाली क्रियाएं, जैसे चिंतन करना, लॉजिक लगाना, समस्या का समाधान करना, इमेजिन करना, तर्क लगाना, रीजनिंग करना। तो ये सब आपकी कैसी प्रॉब्लम, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? दिमाग से या संज्ञान से की जाने वाली क्रियाएं को कहते हैं। अगर संज्ञानात्मक क्रियाओं को आप कंट्रोल्ड करते हो, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है, संज्ञानात्मक क्रियाओं को आप क्या करते हो बेटा? अगर आप संज्ञानात्मक क्रियाओं को, लिखा हुआ है संज्ञानात्मक क्रियाओं को आप कंट्रोल्ड करते हो, अगर संज्ञानात्मक क्रियाओं को आप नियंत्रित करते हो, उनको परीक्षण या मॉनिटर करते हो और उनको मूल्यांकन करने की क्षमता शामिल है, तो इसी को कहा जाता है मेटा कॉम्पोनेंट। मेटा कॉम्पोनेंट ओवरऑल क्या है बेटा? आपके मेटा कॉग्निटिव क्या है? मेटा कॉग्निटिव है संज्ञान की ऊपर की क्रियाएं। तो दिमाग की ऊपर की क्रियाएं हैं, आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज करते हो उनसे ऊपर की जो क्रियाएं हैं उनको कहा जाता है मेटा कॉम्पोनेंट या मेटा कॉग्निटिव। आपको बात समझ में आई होगी। ये उच्च स्तरीय चिंतन प्रक्रियाएं होती है, ये तय करती है कि समस्या को कैसे हल किया जाए। समस्या को हल करना, देखो ध्यान से समझो, प्रॉब्लम को हल करना किस प्रकार की क्रिया है? संज्ञानात्मक क्रिया है। भाई प्रॉब्लम को सोल्व करना संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, लेकिन इसको कैसे किया जाए, कैसे कैसे प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, ये परासंज्ञानात्मक क्रिया है, या कहो तो मेटा कॉम्पोनेंट। प्रॉब्लम को सोल्व करना संज्ञानात्मक क्रिया है, लेकिन कैसे सोल्व किया जाए ये कैसी प्रोसीजर हो जाती है? एक उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया है या रिएक्शन है, जिसको कहा जाएगा आपका मेटा कॉम्पोनेंट, या कहो तो पराघटक। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका 2 भाग और बचे हुए हैं, देख लेते हैं। परफॉर्मेंस कंपोनेंट या निष्पादन घटक। परफॉर्मेंस कंपोनेंट, यहाँ पे आप वास्तव में एक्शन लेते हो या एग्जीक्यूट करते हो। एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ आप वास्तव में कुछ क्रिया करते हो या क्रियाएं करते हो, उसी को कहा जाता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, या हिंदी में कहो तो निष्पादन घटक। निष्पादन घटक, निष्पादन घटक का क्या मतलब होगा? ये असल में काम करने वाला स्टेप है। यहाँ पे आप, वहां तो आप सोचते हो कि कैसे आपको काम करना है, बट यहाँ पे आप एक्चुअल में काम करते हो, यहाँ पे आप वास्तव में काम करते हो। इसी चीज को कहा जाता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जिसमें समस्या हल की जाती है। लास्ट वाला है आपका नॉलेज एक्विजिशंस घटक। नॉलेज एक्विजिशंस का मतलब होता है ज्ञान अर्जन घटक। नॉलेज एक्विजिशंस को क्या कहा जाता है बेटा? इसको कहा जाएगा ज्ञान अर्जन घटक। ज्ञान अर्जन घटक का मतलब होता है कि जब आप कुछ सीखते हो, कोई ज्ञान हासिल करते हो, किसी ज्ञान को अर्जित करते हो, प्रैक्टिस के माध्यम से, एक्सपीरियंसेस के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, जब आप किसी ज्ञान को वास्तव में हासिल करते हो या ग्रहण करते हो, उसी चीज को कहा जाता है नॉलेज एक्विजिशंस कंपोनेंट, जिसमें लर्निंग आ जाती है। इसमें नई जानकारी को समझने की क्षमता, सीखने और याद करने की क्षमता जैसे शामिल है, नई शब्दावली सीखना और नया कॉन्सेप्ट को सीखना। आशा करता हूं कि आपको ये 2 थ्योरी जो मैंने आज आपको पढ़ाई, थॉमसन का मॉडल और ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी, काफी बेहतर ढंग से समझ आई होगी। इसके बाद में बुद्धि के 2 सिद्धांत और बचे हुए हैं, इसके बाद आपकी सारी थ्योरी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बुद्धि से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली और बुद्धि के कुछ जो मेजरमेंट है, टेस्ट है, उनको भी ठीक प्रकार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।